मैं हूं अर्पिता आर्य। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत फैसला सुनाएगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं है। 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित मंदिर में रोजाना पूजा का हक मांगा है। 24 अगस्त तक इस पर सुनवाई चली और आज फैसला आने वाला है। अब ये माना जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे जिला जज अपना फैसला सुना सकते हैं। इससे पहले कई दलीलें यहां पर दी गई कोर्ट के अंदर पूजा का हक मांगने के लिए। वहीं आपको बता दें, सुरक्षा इस लिहाज से पुख्ता की गई है। वाराणसी कोर्ट कैंपस में 250 पुलिस कर्मियों की तैनाती इस लिहाज से की गई है जब आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। बम निरोधक दस्ता लगातार वहां पर गश्त कर रहा है। पूरी चौकसी बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सिविल ड्रेस में भी वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 2:30 बजे तक संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाएगा। क्विक रिस्पांस टीम को भी हालातों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है क्योंकि आज फैसले का दिन है और इस लिहाज से सबसे जरूरी है सुरक्षा वहां पुख्ता की जाए। और इसीलिए देखिए, वाहनों की भी आप देख रहे हैं चेकिंग हो रही है। तो वाराणसी कोर्ट कैंपस में 250 पुलिसकर्मी इस लिहाज से तैनात है। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, जहां एक तरफ आज फैसले की घड़ी, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा चाक चौबंद। बिल्कुल अर्पिता, सुरक्षा बेहद ही चाक चौबंद है। निषेधाज्ञा लागू है, धारा 144 लगी हुई है। हालांकि हम इसकी तुलना अयोध्या की जो जजमेंट आ रहा था उस वक्त के सुरक्षा से नहीं कर सकते। बावजूद इसके आज हम जब इस कोर्ट परिसर के बाहर हैं जहां एके विश्वेश की अदालत में आज फैसला आना है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2 बजे के आसपास ये फैसला आएगा। उसके पहले आप सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त देख सकती हैं कि इस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं अर्पिता कि आखिर फैसला क्या आता है। कुछ देर पहले हम लोगों ने विष्णु जैन से बात की। इस वक्त हमारे साथ नित्यानंद राय मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है और लगातार इस मामले को देख भी रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या आएगा? देखिए, हमारे हिसाब से इसमें जो है मुस्लिम पक्ष की जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो खारिज होनी चाहिए। लेकिन क्यों? ये मैं बता दूं कि जो बहस हुई है वो जो वर्शिप एक्ट है उसमें पूर्व में भी, हालांकि वो आदेश जिला जज लेवल का ही 98 में एक आदेश आया था। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने, जिला जज लेवल की कोर्ट ने, फर्स्ट एडिशन ने 98 में ये आदेश पारित किया था और उस आदेश की कॉपी भी मेरे पास है। उसमें ये कहा था कि जो ये वर्शिप एक्ट है उसमें ये मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि ये विवादित स्थल जो है मस्जिद है, हिंदू पक्ष कर रहा है कि मंदिर है। तो ये सिर्फ विधि का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ वर्शिप एक्ट का मसला नहीं है, ये विधि और तथ्य का मिला जुला प्रश्न है और इसके लिए हमको साक्ष्य इन्वाइट करने पड़े। आप तो कह रहे हैं कि आपके पक्ष में आ जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, लेकिन नहीं आया तो नहीं आएगा। तो इस देश में अपीलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और दोनों पक्ष के लिए है। इस देश में जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हर पक्ष को अपनी बात एपेक्स कोर्ट तक कहने का पूरा अधिकार है। नीचे जिसके खिलाफ जाएगा फैसला वो अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में यदि खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जिस तरह से अयोध्या का फैसला निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया था और अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड हुआ था, इसी तरह ये भी मसला है। हाँ, पिछले अयोध्या के मसले से यदि कंपेरिजन करें इसमें, तो यहाँ पे बहुत समय लगा था। हमको अब जो जुडिशियल अवेयरनेस आई है, इस चूंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का और सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो हमको लगता है कि ये मुकदमा इतना लंबा समय नहीं लेगा और ये मुकदमा अयोध्या मुकदमे के मुकाबले जल्दी डिसाइड होगा। और हम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के बारे में जो भी मुकदमे चल रहे हैं, चाहे ये श्रृंगार गौरी का आज का जिसमें आदेश आना हो, चाहे वो 91 का मुकदमा हो, या और भी जो टाइटल सूट लंबित है, उन सबों को क्लब करते हुए उसका निस्तारण डे बाय डे करते हुए आज यदि ऑर्डर 7 रूल 11 से। चित्रा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चित्रा, आप जहां पर मौजूद है वहां पर आप क्या इंतजाम देख पा रही हैं? क्योंकि आज बड़ा दिन है, फैसले का दिन है और इसलिए सुरक्षा हम एक तरफ देख रहे हैं चाक चौबंद है, लेकिन लोग आस लगाए भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल अर्पिता, बिना देर के मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर देखिए पुलिस वालों की तादाद किस तरह से बढ़ाई गई है। उस गाड़ी में सवार होकर ये तमाम पुलिसकर्मी अब आ रहे हैं। अब सीधे धीरे धीरे करके उस जगह तक जा रहे हैं, अंदर मंदिर परिसर तक, क्योंकि सुरक्षा के बेहद कड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर तादाद सुरक्षा कर्मियों की लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आज एक तो सोमवार का दिन है, वैसे ही भीड़ होती है। भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर भक्त देश के हर कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो यूपी पुलिस की जवान है वो भारी तादाद में अंदर की तरफ जाते हुए वहां पर हालात का जिम्मा यकीनन अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि स्थिति किसी भी तरह से नहीं बिगड़े। जो मंदिर परिसर है उसके चारों तरफ सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अदालत परिसर की बात करें, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से, मैं वहीं से होकर आ रही हूं, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आज फैसला आ जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं बढ़ा जाए, आज जिला अदालत की ओर से इस पूरे मामले में फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, हिंदू पक्षों की जब से बाबा प्रकट हुए, जैसा कि हिंदू पक्ष की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है, जब से बाबा प्रकट हुए हैं उसके बाद से हिंदू पक्ष ये माने बैठा हुआ है कि उसी के हक में फैसला आएगा। जबकि मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो बार बार 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कहता है कि नहीं, यथास्थिति ही बरकरार रहेगी। अब आगे क्या होगा देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन हमने जैसा कि आपको दिखाया, सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ज्यादातर लोग, चूंकि काशी नगरी ही भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के नाम पर जानी जाती है, तो यहाँ पर आने वाली देश के किसी भी कोने की जनता अगर उनसे आप सवाल पूछे कि श्रृंगार गौरी मामले में आज क्या होगा, किस तरह की चित्रा, रोक रही हूँ आपको क्योंकि जिस जगह पर देखिए आप मौजूद हैं वहीं पर अब से थोड़ी देर पहले हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ है। यानी जो आस्था है वो इस वक्त चरम पर है, क्योंकि सबको, हिंदू समाज को ये लग रहा है कि आज फैसला उनके हक में आ सकता है, वही मुस्लिम पक्ष को ये लग रहा है कि फैसला उनके पक्ष में जाना चाहिए। तो उम्मीद दोनों ही तरफ से है, लेकिन नजर कोर्ट की तरफ है कि कोर्ट की तरफ से आज क्या आदेश आता है। जैसा कि आप सुन भी रहे थे, जो वकील हैं दोनों ही पक्ष के, अगर उनके हक में आता है फैसला तो स्वीकार है, नहीं तो रास्ता अभी और लंबा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर जो है वो तय करने की तैयारी दोनों ही पक्ष ने कर रखी है। लेकिन जो तैयारी प्रशासन की तरफ से है वो सुरक्षा चाक चौबंद करने की है। आपको ये तस्वीर हम बनारस की ही दिखा रहे हैं, जहां पर आज फैसले का दिन है तो उत्साह जो हिंदू पक्ष है, हिंदू समाज है, उनके अंदर है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, आज उम्मीद लगाए, उम्मीद की नजरों से कोर्ट को देखते हुए। तो जहां एक तरफ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ वकील दोनों पक्ष के दावे अपने अपने कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। दावा इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, उसको बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए, सुनवाई योग्य नहीं है। जो कानून है उस कानून में था कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो यथा स्थिति थी मंदिर की, मस्जिद की, उसको बदला नहीं जा सकता है। जबकि हमारा जो मुकदमा है, जो हम लोगों ने दावा किया है, इसमें कहीं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं है। इसलिए इस पे पूरी बहस 2 महीने हुई है। 2 महीने बहस सुनवाई होने के बाद न्यायालय कल फैसला देगा और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा, ये दावा हमारा चलेगा, पोषणीय है, क्योंकि सारे साक्ष्य ये कह रहे हैं कि ये मंदिर है। वो सर्वे की रिपोर्ट की कोई रिलेवेंसी ऑर्डर 711 के एप्लीकेशन से नहीं है, ना उसकी कोई रिलेवेंसी 711 के एप्लीकेशन में देखी जा सकती है। अभी सर्वे की रिपोर्ट पूरी स्टडी की नहीं गई है, करने के बाद देखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्शन वगैरह तैयार किया जाएगा। यहाँ पर असल में एकदम क्लियर कट लॉ है और अगर रिजेक्ट होती है मेरी 711 की एप्लीकेशन तो हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, हम उसको, उस कानून को और बृहद रूप में एक्सप्लेनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जाएंगे। तो एक लंबी सुनवाई चली पिछले महीने, सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला 12 तारीख यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। चित्रा, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज सोमवार का दिन, न सिर्फ यहां हनुमान चालीसा हो रही है, लोग ये दुआ मांग रहे हैं कि उन्हीं के पक्ष में फैसला हो, लेकिन आज कोर्ट को फैसला देना है। दोनों ही पक्ष उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं।
बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। मैं जरा चाहूंगी कि सचिन हमारे साथ आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां से आगे की तरफ गए हैं। आपको बता दें कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पुलिसकर्मियों को लेकर आ रही हैं और उसके बाद फिर बाहर उनको ड्रॉप करके चूंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और फिर आगे मंदिर परिसर की तरफ सुरक्षा बेहद चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में आपको बताते चले श्रद्धालु हर रोज आते हैं और आज तो सोमवार का दिन है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सचिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी एक और गाड़ी से निकले और उसके बाद अब वो सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सचिन अगर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो शायद हम और बेहतर दिखा पाएंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा भीड़ भाड़ वाला है। गाड़ियों को, फोर व्हीलर को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं मिलती है। कुछ स्पेशल केस में ही यहाँ से उन लोगों को जाने की। ठीक है चित्रा, ये देखिए तस्वीरें आप दिखाई रही हैं, लेकिन जरा कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। विष्णु जैन उनके साथ हैं। कुमार अभिषेक जरा बात कीजिए, क्योंकि लंबी सुनवाई चली, फैसला सुरक्षित रख लिया, वो क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है उनको? नहीं, विष्णु जैन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो कुछ देर में पहुंचेंगे। लेकिन अर्पिता, ये बात तय है कि तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच हो सकता है कि ये फैसला आ जाए। हम लोग भी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आज का जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है। चित्रा लगातार जो सुरक्षा के दृश्य है वो दिखा रही थी। हम भी आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से विष्णु जैन जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या ये पूछा जा सकता है कि आज जो विष्णु जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। विष्णु जैन जी, ये बताइए कि आज आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या, क्योंकि फैसला आना है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई धड़कन नहीं बढ़ी है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और काम है। हमने बहुत ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली ये काम किया है। सारी बातें बहुत ही कूल और काम ढंग से कोर्ट के पटल पे रखी हैं। मुद्दे की सेंसिटिविटी को रखते हुए हर एक चीज को लीगल एंगल से कोर्ट के सामने रखा है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखा है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसका हवाला दिया है। चाहे वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट हो, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी और ये बात रखी गई थी कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा, और इसलिए कॉन्फिडेंस है और शांति है कि हमने अपना काम एक वकील के रूप में बड़े क्या कहते हैं क्लिनिकली और प्रोफेशनली निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे, चाहे जो भी फैसला आएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपके सामने आज ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं इस दिन को किसी की जीत और हार के रूप में नहीं देखता हूँ, और जो भी बात आएगी हर पक्ष को अधिकार है कि वो उछली और ऊपर अदालत में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी एक वकील होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते सबसे अपील करूंगा कि वो देश में शांति व्यवस्था बना के रखें, और साथ ही साथ लोगों में जो आज कोर्ट के प्रति उनका एक भाव है जस्टिस का, कि हमें जो जस्टिस मिले, ये जस्टिस के लिए लड़ाई है, क्योंकि इतिहास में जो भी हुआ हम चाहते हैं संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर किया जाए। तो उसके लिए ये लीगल लड़ाई जस्टिस की हम लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जो बातें हमने कोर्ट के पटल पर रखी हैं, कोर्ट हमें मौका देगा कि आगे चल के इस केस में हम एविडेंस लीड कर सकें और सारी बातें रख सकें। बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे, दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया, बकायदा जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां से शिवलिंग मिला, तमाम जो हिंदू चिन्ह है वो मिले, लेकिन आज जो फैसला है क्या वो एक लाइन का फैसला होगा कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, या फिर सर्वे से जुड़ी बातें भी आज के इस फैसले में हो सकती हैं? विष्णु जैन। नहीं, देखिए, सर्वे से जुड़ी हुई कोई बात इस फैसले में नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि यहाँ पे आप 7/11 की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करें। तो उसी एप्लीकेशन को आज माननीय न्यायालय डिसाइड करने वाला है। तो सर्वे के लिए ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से, मस्जिद कमेटी से उनका ऑब्जेक्शन मंगाया है। तो अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आना है। आज जो निर्णय आना है वो जो मस्जिद कमेटी ने एप्लीकेशन दी है 7/11 की, ये कहते हुए कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वक्फ एक्ट से बाधित है, आज उन मुद्दों पे फैसला आना है। और उन सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने
आपके दर्शकों के सामने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, कोर्ट के सामने अपने लीगल आर्गुमेंट्स रखने का प्रयत्न किया है और यही बात कही है कि नवंबर 1993 तक हम वहां पे उस तथाकथित मस्जिद के कब्जे में थे। व्यास जी हमारे उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे और आज जब शिवलिंग मिला है तो इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और यहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वक्फ का कोई भी डॉक्यूमेंट मुस्लिम पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रख पाया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 7/11 की एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट होगी और कोर्ट हमें ये अवसर देगा, मौका देगा कि इस केस में हम एविडेंस लीड कर सकें और जो भी हम हिस्टोरिकल बुक्स बता रहे हैं जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक एविडेंटरी वैल्यू है, वो सारी बातें हम कोर्ट के पटल पे रख सकें। लेकिन विष्णु जैन जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो दीन मोहम्मद के केस से लेकर के वक्फ तक में इस संपत्ति के दर्ज होने की बात करता रहा है। आपको लगता नहीं है कि उनके केस में भी दम है और ये आप कह ले तो लगातार वहां वो उस मस्जिद में नमाज होती आई है, वो बहुत अरसे से, सालों से, दशकों से। तो आखिर जब 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये कवर है, तो ये मुस्लिम पक्ष के हक में ये फैसला क्यों नहीं जा सकता? देखिए, इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि किसी भी जगह नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद की नहीं हो जाती है। ये बात मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने हमारे हिंदू लॉ को अप्रिशिएट नहीं किया। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिखी है कि अगर एक बार मंदिर बनाने का कोई संकल्प ले लेता है और वहां पे मंदिर बन जाता है तो वो समय के अंत तक मंदिर रहता है। पर दुख इस बात का है कि लोग सिर्फ यही समझते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। पर जो हमारा हिंदू लॉ है, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीके मुखर्जी साहब ने लिखा है, जो पीवी कार्णे जो भारत रत्न रहे उन्होंने लिखा है, उस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, जहां पे स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि एक बार अगर कोई संपत्ति मंदिर की होती है, देवता में निहित करती है कि तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आप हमारे मंदिर में अगर आके नमाज पढ़ लें तो कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप उससे खत्म नहीं हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी हैं और कोर्ट हमें मौका देगा तो आगे हम एविडेंस लीड करके साबित करेंगे कोर्ट के माध्यम से कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप इस जगह का 15 अगस्त 1947 और उससे पहले टाइम इमेमोरियल से इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मंदिर टूटने के बाद भी बराबर पूजा करते चले आ रहे थे। वो सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और प्रूफ्स कोर्ट के पटल पे रखे जाए। जी बिल्कुल। ओवर टू अर्पिता। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ है, चित्रा भी हमारे साथ है और विष्णु शंकर जैन जो कि वकील है इस पक्ष के। सर देखिए, आप कोर्ट में रहे, आपने सारी दलील दी, एक एक चीज आप जो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें पॉइंटर्स में लॉजिकली कोर्ट रूम में रखी हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सबूत, जिस बात की बातें जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही थी, उनके सबूत वो नहीं रख पाए। जैसे उन्होंने दलील दी थी कि वक्फ प्रॉपर्टी है, इसका नाम शाही मस्जिद आलमगीर है, इसके क्या वो कोई सबूत नहीं रख पाए थे कोर्ट में? देखिए, बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है अर्पिता जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दीन मोहम्मद का फैसला हुआ था, जैसा कि अभी कुमार जी यहाँ पे बता रहे थे, उस फैसले में भी वो कोई वक्फ का यहाँ पे प्रूफ नहीं दे पाए थे। ये दीन मोहम्मद के जजमेंट में भी रिकॉर्डेड है। साथ ही साथ जो इस केस की बात है, जहाँ पे 2002 के बाद ग्रेजुअली मुस्लिम पक्ष ने अपना केस इंप्रूव करने की बात करी और जो उन्होंने वक्फ के डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो आलमगीर मस्जिद के लिए दिखाए हैं, जो दूसरी मस्जिद है, क्योंकि उनका खुद का केस है। दीन मोहम्मद में हर जगह इस मस्जिद को वो जो डिस्क्राइब करते हुए आए हैं, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में डिस्क्राइब करते चले आए हैं। कभी भी उस मस्जिद का नाम उन्होंने आलमगीर मस्जिद नहीं कहा है। तो पहली बार एक दूसरी मस्जिद की एंट्री को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हमने कोर्ट को अप्राइज किया और ये बात कही कि यहाँ पे कोई खसरा नंबर भी नहीं मेंशन्ड है। मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो इस कोर्ट की हियरिंग में मुस्लिम पक्ष ने वक्फ का एक रजिस्टर दिखाया है, जहां पे वक्फ नंबर 100 के सामने मस्जिद आलमगीर लिखा हुआ है और कोई खसरा नंबर भी नहीं लिखा है। तो उसी माध्यम से, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का वक्फ के रूप में कभी भी कोई दर्ज नहीं है, कोई इंदराज नहीं है खसरा नंबर 9130 का। और ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी है और ये सारी कवायद मुस्लिम पक्ष इसलिए कर रहा था। विष्णु जी, मैं बहुत छोटा सा एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ। जिस फव्वारे को लेकर जिक्र चल रहा था कि ये फव्वारा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा हो रहा था, जो कैसे चलता रहा, अगर ये 20 साल पहले भी चल रहा था या 100 साल पहले, जितने साल का दावा मुस्लिम पक्ष कर रहे हो, क्या वहां कोर्ट रूम में इस पर भी चर्चा हुई और कुछ साबित हो पाया इस लिहाज से? क्या नहीं, हमने कमीशन की रिपोर्ट में कोर्ट में कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है वो सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को
प्रायोरिटी बेसिस पर डिसाइड करने का था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लाखों की तादाद में देश भर से लोग इस वक्त आए हुए हैं काशी विश्वनाथ। आपको बता दें मौसम की भी मेहरबानी है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच माहौल यहाँ का बेहद गर्म है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी मामले में पूजा के अधिकार को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है, उस पूरे मामले में सुनवाई लायक उसको माना जाए या फिर नहीं माना जाए। आज जिला जज इसका फैसला सुनाने वाले हैं। दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी उनकी ओर से फैसला सुनाया जा सकता है। दोनों ही पक्ष की ओर से लगातार अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ आपको बताते चले, जहां हिंदू पक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरह से शिवलिंग मिले, उसके बाद जो तमाम अंदर की चीजें, चूंकि जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद ये मानकर चल रहा है हिंदू पक्ष की उसका दावा हर तरफ से मजबूत है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उसका ये कहना है कि नहीं, जो भी दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होता है। दोनों ही पक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए गए। पिछले ही महीने आपको बताते चले 24 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और आज फैसले का दिन है। फैसले को लेकर तैयारियों की जबरदस्त इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा जहां कड़ी कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले परिंदा पर भी नहीं मार सके, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर हो या फिर जिला अदालत, जहां से आज दोपहर को ये फैसला सुनाया जाना है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से किस तरह से एहतियाती कदम बढ़ाए जा रहे हैं और माहौल किस तरह का दिखाई दे रहा है, इस पर तमाम सवालों के जवाब अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। देखिए रहा है कि जिस तरीके का अयोध्या में वर्डिक्ट आया उस वैसे सुरक्षा इंतजाम है या आप लोगों ने अलग तरीके से किया? देखिए, आप देख ही रहे हैं, पर्याप्त पुलिस बल चौकन्नी अवस्था में है। इसके अलावा सादे में पुलिस बल लगाया गया है। बीडीएस टीम के साथ हमने कचहरी परिसर को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। जो भी लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं उनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अराजक तत्व किसी आपत्तिजनक वस्तु के साथ कचहरी परिसर के भीतर प्रवेश न कर सके। सर, हम लोगों ने देखा यहाँ स्निफर डॉग है, बाकायदा बॉम्ब स्क्वाड, क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी? अब आप वो देख ही रहे हैं, बहुत कुछ हमारे लेवल पे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जो भी एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो सब उठाए गए। और मंदिर परिसर के आसपास कैसे? देखिए, पूरे शहर को अलग अलग जोन, सब जोन, सेक्टर, सब सेक्टर्स में डिवाइड करके और पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। हर जगह निगरानी, चेकिंग, तलाशी, फ्रिस्किंग आज का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ, सभी समुदायों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद और संपर्क में। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों ने जब बातचीत का यह शुरू किया? देखिए, बनारस की पुलिसिंग विशुद्ध रूप से, जो मेरा मानना है कि ये आपसी सहमत बातचीत और मीटिंग्स का है, क्योंकि त्योहारों का शहर है। हर हफ्ते कोई न कोई बड़े त्योहार होते रहते हैं, तो लगातार काशी की पुलिस जो है वो लोगों के संवाद और संपर्क में रहती है और एक तरह का फैमिलियर माहौल बन चुका है। तो निश्चित तौर पर लोग हमारे साथ हैं। किसी भी तरह का फैसला आएगा, हालात काबू में होंगे? निश्चित होंगे, निश्चित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ थे संतोष कुमार सिंह, जो कि एडीजी वाराणसी जोन हैं और इन्होंने पूरे सुरक्षा के हालात को बयान किया। आप देखिए, कोर्ट परिसर के बाहर स्निफर डॉग जैसे को भी लगाया गया है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी रखा गया है। न सिर्फ पुलिस के लोग मौजूद हैं, बल्कि जो सादी वर्दी में भी ढेर सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। बहुत ही संवेदनशील है वाराणसी और इस लिहाज से सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो काफी ज्यादा हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तरफ जाने वाले कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर दूर से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और दूसरी तरफ यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार पुलिसकर्मी, भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है तो उनको हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 भी लागू है। देखिए, ये लोग लगे हुए हैं लगातार कि यहाँ से लोगों को किनारे किया जाए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप आइए सज्जन, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये काशी विश्वनाथ का पूरा परिसर है। ये मणिकर्णिका द्वार है। मणिकर्णिका द्वार के बाहर भी देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि आराम से
आराम से अपनी अपनी जगह चलते रहें। दूसरी तरफ सचिन आप इधर आइए, ये मणिकर्णिका द्वार, यहाँ पर भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पर ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। और जितने भी लोग यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवानों के यहाँ पर, मुझे भी अंदर नहीं जाना है। अंदर किसी सबको बंद है, मीडिया को बंद है या केवल आम लोगों को? और लोग आम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, आम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सर क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? बता, आप बोलते रहिए जो भी बोल रहे हैं, हम लोग प्लीज उधर चलिए। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिलहाल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। सभी मीडिया कर्मियों से वो अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा आप दूर हट जाएं। यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए हैं, अंदर से लोग जरूर आ रहे हैं। दर्शनार्थियों को असुविधा नहीं हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम दर्शनार्थी आप देखिए पंक्तियों में आगे की तरफ जाते हुए। एक बार जरा अनाउंसमेंट सुनते हैं। आप लोग किनारे हट जाइए और चलने दीजिए लोगों को। ये सभी दर्शनार्थी कृपया अपने से बाएं चलें और मीडिया कर्मियों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई रास्ते में अवरोध न उत्पन्न करें जिससे सौ या यात्रियों को असुविधा हो। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो उसके मद्देनजर लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। इस तरह के इंतजाम पूरी यहाँ पर पुलिस की बेहद जबरदस्त तैनाती की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और लगातार यहाँ से लोग भारी तादाद में इकट्ठा नहीं हो जाएं, इस वजह से इन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। और दर्शनार्थियों के लिए भी बाकायदा लाइन लगाकर एक एक करके अंदर, ताकि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा सके। कम से कम इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। सुरक्षा के बेहद जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सके इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। मेरी सहयोगी अनीशा माथुर ने इसका जायजा लिया है, उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी काफी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगाई गई है। लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आगे चलते चले जाएं। कहीं पर भीड़ लगने के लिए भीड़ कहीं पर ना लगे, इसकी तैयारी पुलिस कर रही है। और आप ये देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाली सभी गलियों पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी गश्त पर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर गश्त पर हैं। और पूरी काशी में पूरी तैयारी की जा रही है कि कुछ भी अभद्र घटना ना हो। आज जो जजमेंट आनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शांतिपूर्वक तरीके से आ जाए और किसी भी वाहन को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया पर्सन्स को भी मंदिर के दरवाजे से दूर ही रखा जा रहा है। और जिस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर है, उससे ज्यादा कड़ी सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भी की गई है, जहां पर डॉग स्क्वाड के साथ भी पूरी सैनिटाइजेशन की गई थी। पुलिस वाले हर जगह पर बैरिकेडिंग लगा के ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ घटना ना हो, भीड़ ना जुटे। भीड़ के साथ साथ कोई भी अभद्र घटना काशी शहर में आज ना हो। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे अच्छे से बैरिकेडिंग लगाकर काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाली सभी गलियों में पुलिस किस तरह से सिक्योरिटी की तैयारी कर रही है। पूरी काशी में इसी तरह की तैयारी जारी है। लगभग 2:30 बजे के बाद जजमेंट आने की संभावना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और पूरी तैयारी की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कुछ गलत आज शहर में ना हो। कैमरामैन प्रेम मिश्रा के साथ अनीशा माथुर, वाराणसी, आज तक। तो पूरा का पूरा मिजाज वाराणसी शहर का बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलहदा देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब तक आपको बताते चले पूरे मामले में सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि आज पूरे मामले में फैसले का दिन है। फैसला यकीनन किसी एक पक्ष की ओर आएगा, दूसरा पक्ष उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, इसी बात के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें बिल्कुल सामने ही काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 4 है और उसके ठीक पहले बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। अंदर सिर्फ जो दर्शनार्थी हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। गाड़ियों से जो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसा कि देखेंगे, उनको रोका जा रहा है। यहाँ पर इनको यहीं पर उतार दिया गया और इस तरह से सभी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जितने भी दर्शनार्थी हैं वो पैदल ही अंदर जा सकते हैं, वो अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते। और आपको बताते चले आज सुबह जब मैं आई थी तब तक तो नजदीक यहाँ तक गाड़ी आ गई थी, लेकिन इस समय हम लोगों को 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया
गया और वहां से पैदल यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे आपको बता दें यहाँ पर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। मोक्ष की प्राप्ति की भी नगरी है वाराणसी और इस वजह से भी देश से अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं। जो भी उनके अपने हैं, अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति की वो कामना करते हैं तो यहाँ पर पार्थिव शरीर को लेकर आते हैं। यही वो मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर जबरदस्त इंतजाम सुरक्षा के इधर भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लगातार अनाउंसमेंट की जारी है और किसी भी तरह से हालात खराब नहीं हुए। एक बार फिर से ठीक है, ले जाओ। ये स्कूल, 100 वाहन और एम्बुलेंस इनको जाने दीजिए इनको। देखिए ठीक है, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि ये बताना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में ये महिलाएं आई हैं और ये सभी महिलाएं अब यहाँ पर कतारबद्ध होकर अंदर की ओर जा रही हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। आज का दिन बेहद अहम है। फैसला क्या आता है, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। यकीनन हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष ये अपने दावे हैं, लेकिन दावों के बीच फैसला तो किसी एक के हक में ही आएगा। 5 महिलाओं की ओर से याचिका दायर की गई थी, श्रृंगार गौरी माता की पूजा अर्चना की इजाजत उनको दी जाए। इसकी सुनवाई की याचिका को लेकर आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं बढ़ा जाए, इस पूरे मामले में आज फैसले का दिन है। पल पल की कवरेज आज तक लगातार जारी रहेगी। मोबाइल गेमिंग करने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि मोबाइल गेमिंग के जरिए कहीं आपकी गाढ़ी कमाई कोई दूसरा ना उड़ा ले। आपको दिखाते हैं कि एक ऐसे नटवर लाल की ये कहानी जिसने मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया और अपने ही घर में टकसाल बना ली। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा कि क्या बताएं कितना पैसा। चारों ओर नोटों का अंबार लगा है, बिस्तर नोटों से लबालब है। बक्सा नोटों से भरा हुआ है। गड्डियां गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं और मशीनें गिनती करने में हाँफ रही हैं। तस्वीरें कोलकाता के गार्डन रीच इलाके की हैं, जहां नोट गिने जा रहे हैं। ईडी को खबर थी कि काली कमाई के कुबेर ने अपना सारा खजाना यहां छिपाया है। शनिवार के सुबह करीब 6 बजे थे जब ईडी ने कोलकाता में एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की। उन्हीं 6 जगहों में से एक थी ये जगह जहां नोटों का पहाड़ खड़ा है। एक इंटरनेट गेमिंग ऐप बनाते थे। यहाँ पे जो रहते थे आमिर खान नामक एक युवक, एक बिजनेसमैन, और उसी ऐप से लोगों को स्कैम करते थे, फ्रॉड करते थे और पैसा लोगों का खा जाते थे। ऐसा ही दावा है ईडी के सूत्रों के आधार पर। बेहिसाब दौलत का अंबार लगा है। ईडी ने गार्डन रीच इलाके के मकान नंबर F7 में छापेमारी की तो उसके होश उड़ गए। उम्मीद से कई गुना ज्यादा नोटों का ढेर मिला। शुरुआत में जब ईडी की टीम यहां पहुंची तो लोगों में कानाफूसी हुई। जल्द ही कानाफूसी चर्चा में तब्दील हुई और चर्चा हलचल बनकर इलाके पे छा गई। लोग जुटने लगे उसी मकान के बाहर जहां नोटों का अंबार लगा है। जिस घर में छापा पड़ा वहां आमिर खान नाम का आदमी रहता था। ये वही आमिर खान है जिसने लोगों से ठगी करके ये काली कमाई जुटाई थी। आरोपों के मुताबिक आमिर खान ठगी के धंधे का कुख्यात बादशाह है। उसने ठगी के जरिए ही लोगों को करोड़ों की चपत लगाई। ईडी की टीम जैसे जैसे छापे मार रही थी वैसे वैसे रुपयों का ढेर बनता जा रहा था। आखिरकार मशीनें मंगवाई गईं ताकि रुपयों को गिना जा सके। एक एक करके 8 कैश काउंटिंग मशीनें मंगाई गईं। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑफिसर बुलाए गए। इतना रुपया मिला है कि हाथों से गिनना मुश्किल है, इसलिए रुपए गिनने के लिए लाई गई कैश काउंटिंग मशीनें। इसी घर पे 17.5 करोड़ की राशि हार्ड कैश मिला है ईडी के तरफ से। 5 ट्रंक्स गए हैं इस घर के अंदर। सुबह से रेड हुई थी। टोटल 8 काउंटिंग मशीन्स इस घर के अंदर गई। ये मामला कितना बड़ा है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सुबह 6 बजे से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई आधी रात तक चलती रही। ईडी सूत्रों की माने तो बेड के नीचे से बहुत सारा रुपया बरामद हुआ है। 100, 200 और 500 नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। आमिर खान के घर से करीब 17 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है।
नोटों को रखने के लिए बड़े बड़े बक्से मंगवाए गए और बक्सों को रखने के लिए कंटेनर मंगवाया गया। सामने जो ट्रक हमें दिखाई दे रहे हैं वो ईडी के द्वारा बुलाए गए हैं। इन ट्रक्स में पैसा जो है वो लेके चला जाएगा। आमिर के घर से मिले रुपयों से प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी लिख दिया है। इसे ईडी का हस्ताक्षर समझिए। आमिर की काली कमाई अब ईडी के कब्जे में है। अलबत्ता आमिर फरार है। उम्मीद कीजिए कि लोगों से ठगी करके अपने धंधे को अपराध की ऊंचाई तक ले जाने वाला आमिर भी जल्द ही ईडी के शिकंजे में होगा। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। कैसे एक मोबाइल ऐप के जरिए ठगी का धंधा परवान चढ़ा था, कैसे 22 साल का एक लड़का काले धन का कुबेर बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। इतने रुपए देखने के बाद किसी के मन में भी पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतने रुपए आए कहां से? इतनी दौलत देखकर तो माना ही जा सकता है कि कम से कम ये ईमानदारी की कमाई तो कतई नहीं है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं उस अपराध से जो आमिर खान नाम के आदमी ने किया और लोगों की गाढ़ी कमाई पर कब्जा जमा लिया। मौजूदा दौर में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और इन्हीं मोबाइलों में अलग अलग तरह के अलग अलग एप्लीकेशन हैं। इन्हीं में से एक है मोबाइल गेमिंग का एप्लीकेशन। आमिर का काला कारोबार मोबाइल गेमिंग से ही जुड़ा है। आमिर खान ने गेमर्स को ही टारगेट किया और शुरू किया एक ऐसा खेल जिसमें लोगों के पैसे फंसते गए, गेमर्स उलझते गए और अपनी गाढ़ी कमाई उड़ाते गए। इस ऐप को डिजाइन करने वाले आमिर खान और उसके कुछ सहयोगी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पता चला कि आमिर खान जो अपराध है उसके एक अहम सूत्र कहा जा रहा है, एक अहम किरदार कहा जाए, लेकिन उसके जो प्रोफाइल है बहुत ही सादा सीधा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आरोप है कि आमिर खान ने ई नगेट्स नाम का एक एप्लीकेशन डिजाइन किया। इस ऐप को धोखाधड़ी के उद्देश्य से ही डिजाइन किया गया था। अच्छा रिटर्न करके ई नगेट्स ऐप ने पहले लोगों का विश्वास जीता। जब बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसे लगा दिए तो आमिर ने प्लान के मुताबिक कैश की निकासी रोक दी। ना कोई रुपया लगा सकता था और ना ही निकाल सकता था। कैश निकासी रोकने के बाद आमिर ने सर्वर से एप्लीकेशन की प्रोफाइल डिलीट कर दी। सर्वर पर मौजूदा डाटा फॉर्मेट कर दिया। एप्लीकेशन डेटा डिलीट हुआ तो लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है और फेडरल बैंक ने इस ठगी की शिकायत कोलकाता पुलिस से की। अब सवाल है कि फेडरल बैंक ने ये शिकायत क्यों की थी? क्या फेडरल बैंक की भी इसमें कोई भूमिका है? साल 2021 में फेडरल बैंक की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने मुकदमा लिखा और बाद में केस को ईडी के हवाले कर दिया। अब जब ईडी ने छापेमारी की तो नोटों का जखीरा बरामद हुआ। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों की माने तो आमिर खान के पॉलिटिकल लिंक की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी को आशंका है कि आमिर सियासी सरपरस्ती की छांव में अपने गोरख धंधे को विस्तार दे रहा था। सूत्रों ने बताया कि जांच इस एंगल से भी हो रही है कि कहीं इसमें चीन का तो हाथ नहीं। अब बात आमिर खान की करते हैं। आमिर खान की उम्र महज 22 साल है। उसके पिता छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। घर को देखकर लगता नहीं कि वहाँ करोड़ों रुपए हो सकते थे। आमिर के दोस्तों और यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके घर में इतनी दौलत मिली है। आमिर खान लोगों से कम ही मिलता था, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि जिस इलाके में वो पला बड़ा, लेकिन वहां पर उनके दोस्त कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन अक्सर कम आया जाया करते थे। रात के वक्त वो घर लौटते थे, यानी देखकर किसी को कुछ नहीं लगा कि वो ये काम कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से इनकी प्रोफाइल जो कही जा रही है, बहुत सादा सीधा और आम दिखने वाला इंसान जो लोकल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नजदीक रहता था, और उन्होंने अपने शातिर दिमाग से ये पूरा षड्यंत्र रचा, बल्कि उसके साथ साथ काफी लोगों के पैसे भी लूटे। आमिर खान ने पूरी प्लानिंग से लोगों को चूना लगाया, लेकिन आपको कोई आर्थिक नुकसान ना हो इसलिए ज्यादा रिटर्न्स का दावा करने वाले किसी भी गेमिंग ऐप में इन्वेस्ट ना करें। जब आप गेम चालू करते हो तो ये कुछ आपका कोई रकम मांगता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, ऐसा कुछ मांगता है, एंड यू पे इट। एक अमाउंट क्रॉस करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, आपको ऐप को पूरा लॉक कर देते हैं। तो आपको जो पैसा आप डाला हुआ है उसको आपका वापसी करने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, और आपका पूरा पैसा चला जाता है बिना वेरीफाई करे। आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसका खतरनाक
असर होता है जो इसका पास हो रहा है अभी। साइबर एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि कहीं भी पैसा लगाने से पहले 1000 बार सोचें, जमकर करें पड़ताल, वरना ऐसा ही कोई आमिर मोबाइल गेमिंग के जरिए आपको कर जाएगा कंगाल। सूर्याग्नि रॉय के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता, आज तक।